अस्सलाम वालेकुम। CS601 मॉड्यूल 1 से 17 तक पढ़ना है। इस वीडियो में डाटा कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक स्लाइड थी जिसमें इंट्रोडक्शन टू कोर्स था, इस वजह से मैंने उसको रिमूव कर दिया क्योंकि हमने जब सब पढ़ना है तो हमें पता चल ही जाएगा क्या है कोर्स में। बहरहाल तो कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह, एक बंदे से दूसरे बंदे तक इंफॉर्मेशन शेयर करना, इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। पर टेलीकम्युनिकेशन क्या होगी कि डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन जब की जाएगी यूजिंग टेलीफोन्स या टेलीग्राफ या कोई और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इस डिवाइस को यूज़ करके, तो उसको हम टेलीकम्युनिकेशन कहेंगे। देन डाटा कम्युनिकेशन क्या होगी? सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ डाटा। दो डिवाइसेस के दरमियान में हो सकता है, दो लोगों के दरमियान हो सकता है, दो नेटवर्क्स के दरमियान हो सकता है। और ये किसके थ्रू किया जाता है? एक ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या चीज़ होती है? कोई वायर हो सकती है या कोई वायरलेस कनेक्शन हो सकता है, किसी तरीके का कनेक्शन। तो ये होगा डाटा कम्युनिकेशन। अब इसके बाद आपको एक मॉडल बताया हुआ है कम्युनिकेशन का कि कैसे कम्युनिकेशन होती कैसे। तो आपके पास दो सिस्टम होते हैं मेनली, एक सोर्स सिस्टम होता है और एक डेस्टिनेशन सिस्टम होता है। सोर्स सिस्टम क्या करता है? मैसेज को या डाटा जो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है और सेंड करता है, और जो डेस्टिनेशन सिस्टम होता है वो रिसीव करता है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि यहाँ पे आपके पास एक वर्क स्टेशन है, मीन कि आपका एक कंप्यूटर है, उसने यहाँ से कोई डाटा जनरेट किया या सेंड किया या रिसीव करने के लिए रेडी हुआ, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट जाएगी इस मोडेम के पास, मोडेम फिर आगे उसको फॉरवर्ड करेगी पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क के। टेलीफोन नेटवर्क नहीं होगा, कोई इंटरनेट का नेटवर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, PTCL समझ लें, जो भी है। उसके पास जाएगा एंड देन वो सर्वर के मोडेम के पास जाएगा, सर्वर के मोडेम से वो सर्वर के पास आएगा, देन सर्वर बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट आपको आगे से कोई रिस्पांस देता है। और इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन, जहाँ पे ये आपका वर्क स्टेशन और मोडेम क्या चीज़ें हैं? सोर्स सिस्टम है, और यहाँ पे ये सर्वर और मोडेम क्या चीज़ें हैं? डेस्टिनेशन सिस्टम। दैट्स इट। ये तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी। ओके, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस किन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है। सबसे पहले उसमें चीज़ है डिलीवरी। डिलीवरी का क्या मतलब है कि जहाँ पे आपने डाटा भेजा है उसी बंदे को या उसी यूज़र को उसी डिवाइस तक डाटा जाना चाहिए, तो ये डिलीवरी है। मतलब कि आप एक बंदे को मैसेज करें व्हाट्सएप पे, भेजें आप किसी को और वो किसी को जाए, तो वो डिलीवरी सही नहीं होगी। इस तरीके से एक्यूरेसी क्या है कि हमने जो डाटा भेजा है, मतलब अगर मैंने हाई लिखा था मैसेज में तो वो हाई ही जाना चाहिए, ये नहीं कि वो हेलो में चेंज हो जाए। या वो कहता है कि जैसे बैंकिंग ऐप्स होती हैं, उसमें आपने किसी को 1200 रुपये भेजे, तो ये नहीं होना चाहिए कि वो बैंकिंग ऐप उसको 1020 में कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे गलती से या कुछ इस तरीके से। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। टाइमलेसनेस क्या मतलब है कि टाइम जो डाटा है वो आपका टाइम पे पहुंचना चाहिए। मतलब उसमें अननेसेसरी गैर ज़रूरी तौर पे डिले नहीं होनी चाहिए। मतलब आप वीडियो कॉल कर रहे हो, ठीक है, आपकी आवाज़ ये नहीं कि आपकी वीडियो पहले चल रही है और आपकी जो वॉइस है वो 5 सेकंड बाद में जा रही है, तो ये टाइमलेसनेस जो है इस सिस्टम की अच्छी नहीं होगी, हम कह सकते हैं। द लास्ट पे जिटर है। जिटर क्या होता है कि आप जो डाटा भेज रहे हो वो डिफरेंट टाइम्स पहुंच रहा है। मतलब लेट से आप कोई लाइव स्ट्रीम देख रहे थे यूट्यूब वगैरह पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वीडियो है वो थोड़ी सी तेज़ चल गई, फिर स्लो हो गई, फिर अचानक रुक गई, फिर तेज़ चल गई। या ऐसा हुआ कि वीडियो चल रही थी बट जो उसकी साउंड था, उसकी वॉइस थी, वो डिले में आ रही थी या पहले आ जा रही थी, तो ये उसके जिटर का इशू होगा। मतलब उसके जो वीडियो वाले डाटा पैकेट्स हैं वो पहले आ रहे हैं और जो वॉइस वाले हैं वो बाद में आ रहे हैं, तो इस तरीके का इशू भी नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ें जिन पे एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस, उसकी वो कितना बाअसर है, कितना अच्छा है, ये डिपेंड करती है। ओके, अगेन यहाँ पे आपको एक वही सिस्टम जो हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वे में बताया हुआ है कि जो आपका सोर्स होता है, कोई डिवाइस हो सकती है, वो क्या करता है कि डिजिटल डाटा बिट स्ट्रीम जो है वो जनरेट करता है। अब ये डिजिटल डाटा जाता है ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर एक सर्किट होता है जो क्या करता है कि उस डिजिटल डाटा को लेके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। एनालॉग सिग्नल पर क्या करता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं, तो एनालॉग सिग्नल जाता है फिर एक ट्रांसमिशन सिस्टम के पास। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है, ये देखता है कि ये डाटा किसके लिए भेजा गया है, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम फिर आगे उस एग्जैक्ट रिसीवर को एनालॉग की फॉर्म में ही वो डाटा भेज देता है। एंड देन वो रिसीवर अगेन एक ट्रांसमीटर ही होता है, वो क्या करता है कि उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी को SMS लिख के भेजा, तो अपने SMS क्या था? डिजिटल फॉर्म में था। आपने जब सेंड पे क्लिक किया तो वो ट्रांसमीटर के पास गया, वो एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, फिर वो एयर के थ्रू दूसरे बंदे के पास गया, उसके फ़ोन में रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद उसके ट्रांसमीटर में आया, ट्रांसमीटर में एनालॉग फॉर्म में था, ट्रांसमीटर ने उसको एक डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर दिया और उस बंदे को आपका SMS मिल गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात की है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? एक सेंडर होगा ऑब्वियसली, उसके बाद मैसेज होगा जो आप भेज रहे हैं, मैसेज मुराद यहाँ पे कोई भी डाटा हो सकता है। देन रिसीवर होगा,
तीन हो गए। फिर कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, सेंडिंग साइड पे होंगे, रिसीविंग साइड पे होंगे, या सेम भी हो सकते हैं। और लास्टली पाँचवें नंबर पे एक ट्रांसमिशन मीडियम होगा। ट्रांसमिशन मीडियम अगेन कोई वायर भी हो सकती है या कोई वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल काफ़ी आगे भी आता है, तो इसको अच्छे से समझ लें। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी जितनी भी जो डाटा कम्युनिकेशन है वो किस बेस पे हो रही है, कि उसमें कोई गलतियाँ ना हो। इस बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और मैसेज का आपको पता है कि वो डाटा होता है। ओके, यहाँ पे कुछ डाटा की फॉर्म्स के बारे में या इन्फॉर्मेशन की फॉर्म्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है। आपको पता ही है, टेक्स्ट में होता है, नंबर्स में होता है, इमेजेस होती हैं, ऑडियो होती हैं, वीडियोस होती हैं, डिफरेंट किस्म की फाइल्स होती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट उसको हम फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको डाटा फ्लो के तीन जो है वो बताए गए हैं, टाइप्स होती हैं कौन कौन सी। एक सिंपलेक्स होती है, हाफ डुप्लेक्स होती है और फुल डुप्लेक्स होती है। इनको अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि इनका क्या मतलब। बहुत सिंपल है। तो जो सिंपलेक्स होता है उसमें ये होता है कि डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो कर सकता है। मीन कि ये जो मेन फ्रेम सर्वर है ये सिर्फ डाटा भेज सकता है, ठीक है, और हमारा मॉनिटर सिर्फ रिसीव कर सकता है। दैट्स इट, बस। मॉनिटर इसको वापस कोई डाटा भेज नहीं सकता और ये डाटा कोई रिसीव नहीं कर सकता। तो ये एक डायरेक्शन ही है। हाफ डुप्लेक्स में ये है कि डायरेक्शन डाटा तो दो डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, कि ये डिवाइस डाटा भेज भी सकती है बट रिसीव भी कर सकती है, बट सेम टाइम पे नहीं कर सकती। या तो ये डाटा भेजेगी या तो ये रिसीव करेगी। इसी तरीके से जो फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि दोनों डिवाइसेस एट द सेम टाइम डाटा भेज भी सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। तो ये तीनों बहुत सिंपल थे। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क्स। अब नेटवर्क एक क्या होता है बेसिकली, कि जब आप मल्टीपल डिवाइसेस को दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो आपस में, इस तरह कनेक्ट करते हो कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के कैपेबल हों। मतलब ऐसी डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, उनको जब कनेक्ट किया जाता है आपस में तो उसको हम बोलते हैं एक नेटवर्क। उस नेटवर्क में होस्ट होते हैं और कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। होस्ट क्या होते हैं? जितनी भी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको होस्ट बोलते हैं, और उन हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसकी बेस पे उसको डाटा भेजा जाता है या उससे रिसीव किया जाता है। और कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? ये राउटर्स वगैरह होते हैं, स्विचेस वगैरह होते हैं, जो इन कनेक्टिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्टिंग डिवाइस एक सिंपल वायर भी हो सकती है या कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट भी हो सकता है। ओके, अब नेटवर्क जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, कि उसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि उसमें परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस का यही है कि उसमें हम कितनी सक्सेसफुली, उसका रेट क्या है कि हम कितनी सक्सेसफुली उसमें डाटा भेज सकते हैं। और थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि उसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा कितना भेजा जा सकता है। मतलब कि आपने अगर PTCL के नेट लगाया हुआ है तो वो आपको कहते हैं कि 20 MB का नेट है और आप सिर्फ 15 MB ही एक्सपीरियंस करते हो डाउनलोडिंग करते वक्त, तो आपका एक्चुअल जो थ्रूपुट है वो 15 MBPS। यहाँ पे ये मुराद नहीं कितना टोटल आप डाटा यूज़ कर सकते हो, यहाँ से ये मुराद है कि एक टाइम पे कितना डाटा आप जो है वो उसके थ्रू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो, या इन सिंपल वर्ड्स के कितनी स्पीड से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, डिले क्या है कि जो डाटा है सेंडर से रिसीवर तक जाने में जितना टाइम लगता है डाटा का, उसको हम डिले बोलते हैं। ओके, अब रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी क्या ये है कि आप एक नेटवर्क पे कितना ट्रस्ट करते हो। मतलब हो सकता है ना, हमें पता हो कि हम 2G पे इतना ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उसमें फेलियर्स और एरर्स ज़्यादा होंगे, कि जो है वो रिक्वेस्ट का टाइम आउट हो जाएगा, ये वो, ठीक है। तो 4G पे हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो वो ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क होगा। इसी तरीके से लास्ट पे सिक्योरिटी का आपको पता ही है कि चूँकि साइबर क्राइम्स का इशू होता है, डाटा स्टीलिंग हो सकती है, हैकिंग वगैरह हो सकती है, तो कोई भी नेटवर्क है वो कितना सिक्योर है, ये भी उसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो एक एटलीस्ट सिक्योर होना चाहिए, कि आपका डाटा वगैरह जो है वो अटैक से सेफ़ हो। मतलब आपने सुना होगा कि जो पब्लिक वाईफाई होते हैं उनसे अपना मोबाइल नहीं कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन पे क्या हो सकता है कि आपका डाटा चोरी हो सकता है, साइबर अटैक्स वगैरह हो सकते हैं इस तरीके से। तो नेटवर्क में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसका थ्रूपुट सही होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए नेटवर्क, और सिक्योर होना चाहिए। ओके, अब कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं नेटवर्क्स के, उनको हम देख लेते हैं। दो चीज़ें हैं उसमें, एक लिंक होती है और देन टाइप ऑफ कनेक्शन होता है। टाइप ऑफ कनेक्शन में अगेन दो टाइप्स होंगे, पॉइंट टू पॉइंट होगा और मल्टी पॉइंट होगा। इनको हम भी देख लेते हैं स्लाइड से। तो यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत सिंपल है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक नेटवर्क है, और दरमियान में जो भी ट्रांसमिशन मीडियम है उसको हम लिंक बोल देते हैं। मल्टी पॉइंट में ये होगा कि एक सर्वर होगा, उससे एक लिंक निकलेगी और उस लिंक के साथ फिर
मल्टीपल पॉइंट्स पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। बस पॉइंट टू पॉइंट में 2 डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन होगा और मल्टी पॉइंट में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। लिंक एक ही होगा बट डिवाइसेस मल्टीपल कनेक्टेड होंगी। ओके, अब कुछ फिजिकल टोपोलॉजीज हैं। टोपोलॉजी क्या होती है कि आपकी लिंक्स, यानी कि ये वाली जो लिंक हमने देखी थी, और ये नोड्स जो भी आपकी डिवाइसेस या कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उस लिंक से, उनको नोड्स बोलते हैं। तो इन नोड्स और लिंक्स को जब हम इकट्ठा बोलते हैं तो उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। अब 4 किस्म की टोपोलॉजीज हैं, इनको डायग्राम से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में यह होता है कि हर डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस हैं आपके नेटवर्क में, चाहे वो 100 हैं या 200 हैं या 5 हैं, जितने भी हैं, हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप इस स्टेशन को देखें तो यहाँ से 1, 2, 3 और 4 वायर्स निकल रही हैं, क्योंकि और 4 कंप्यूटर्स हैं। इस तरीके से हर डिवाइस से 4 लिंक्स निकल रही हैं। तो मैश टोपोलॉजी में ये होता है कि हर डिवाइस जो है वो हर दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है। इसका थोड़ा सा नुकसान ये है कि इसमें वायर्स या ओवरऑल जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी थोड़ी सी स्मार्ट होती है। वो क्या करती है कि एक सेंट्रल हब, एक सेंट्रल डिवाइस रख लेती है। उस सेंट्रल हब से सारी डिवाइसेज जो हैं वो कनेक्ट कर दी जाती हैं, और जितना भी डाटा कम्युनिकेशन होती है वो इसके थ्रू ही होती है। मतलब अगर इस कंप्यूटर ने एक मिनट, ये अगर इस वाले कंप्यूटर ने यहाँ से जो है वो डाटा भेजना है इस कंप्यूटर तक, तो ये इस हब के थ्रू डाटा होके यहाँ तक आएगा। पहले हब के पास जाएगा, हब से थ्रू होके इसके पास आएगा। ओके, नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी सबसे लेम और बुरी टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही केबल होती है और एक ही केबल से मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट की जाती हैं। लेम इस वजह से कि अब यहाँ पे अगर इस डिवाइस ने इस डिवाइस को डाटा भेजना है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि डाटा सबसे पहले इस डिवाइस के पास आएगा, फिर यहाँ से ये देखेगा कि मेरे लिए डाटा नहीं है तो ये आगे इसको ट्रांसमिट कर देगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ 3 कंप्यूटर हैं। व्हाट इफ अगर 100 कंप्यूटर हैं और जो 1 नंबर पे कंप्यूटर था उसने डाटा भेजना था 100 वाले कंप्यूटर को, तो वो 99 डिवाइसेस के थ्रू या 98 डिवाइसेस के थ्रू होके देन उसके पास पहुँचेगा। तो ये सबसे बुरी जो है वो टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है कि इसमें हम एक रिंग की फॉर्म में, एक ही केबल होती है लेकिन एक रिंग की फॉर्म में सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से कंप्यूटर आपको समझाने के लिए दिखाएंगे। वैसे अगर रियल में देखा जाए तो इसमें बहुत सारे जो है वो कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे एक न्यू चीज़ आई है जिसको रिपीटर बोलते हैं। रिपीटर का क्या काम होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि अब यहाँ से सिग्नल नेट से स्टार्ट हुआ ट्रैवल करना, तो यहाँ पे इस डिवाइस के पास गया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, इस तरीके से आते आते सिग्नल, चूँकि वो एनालॉग फॉर्म में होता है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है, तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, वीक हो जाता है जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो फिर रिपीटर क्या करते हैं, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ताकि वो उसकी जो है वो डाटा या जो भी था हमारी चीज़ थी वो ख़राब ना हो, हमारा सिग्नल जो है ख़राब ना हो। ओके, अच्छा, अब नेटवर्क्स की कुछ टाइप्स हैं और नेटवर्क की क्लासिफिकेशन या उसकी जो कैटेगराइजेशन की जाती है वो किन बेसिस पे की जाती है। 2-3 चीज़ों में, सबसे पहले साइज़ भी की जाती है, जियोग्राफिकल कवरेज भी की जाती है, या ओनरशिप भी की जाती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास 2 नेटवर्क्स बनते हैं, एक लैन्स होते हैं और एक वैन्स होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं। इनको एक एक करके हम देखते हैं अभी, तो ईजी है बहुत। लोकल एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, बहुत छोटे नेटवर्क्स होते हैं और प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ही होस्ट, अगर आप एक सिंपल एक पीसी को और एक प्रिंटर को आपस में कनेक्ट कर दें तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ये यूजुअली सिंगल ऑफिस बिल्डिंग्स में या कैंपसेस में बनाए जाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स। अच्छा, और इसका ये है कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाद में, ये नहीं कि लाजमी है कि वो बस जितना बन गया तो उतना ही है। लास्ट पे फिर इसमें हर डिवाइस के पास, ऑफ कोर्स हमने पीछे देखा था कि आईपी एड्रेसेस होते हैं जिनकी बेस पे हम वो कम्युनिकेशन करते हैं उनकी बेस पे। ये तो नहीं ना कि अब 1 डिवाइस में डाटा भेजना था 3 नंबर वाली को और वो डाटा पहुंच जाए 2 नंबर वाली को, तो इस वजह से हर डिवाइस के पास अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क की यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताइए पुराने तौर पे कैसा होता था। अभी हमने टोपोलॉजीज देखें तो ये कौन सी टोपोलॉजी बन रही है, ये बस टोपोलॉजी बन रही है। और बस टोपोलॉजी मैंने बताया था कि बहुत लेम, स्लो होती है, बुरी होती है। इस वजह से पहले इस तरीके का कुछ लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता था कि एक ही वायर होती थी, एक ही कनेक्शन मीडियम होता था और उससे सारे होस्ट कनेक्ट किए जाते थे। अब जो आजकल के लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ये कौन सी टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार टोपोलॉजी में कैसे किया जाता है कि एक हमारे पास स्विच होगा, एक सेंट्रल हब होगी और उससे सारी डिवाइस को कनेक्ट की जाती है, कनेक्ट किया जाता है, और जितनी भी डाटा कम्युनिकेशन होती है वो इस स्विच के थ्रू ही होती है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई इतनी डिटेल वाली बात नहीं है। ओके,
अब वाइड एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा वाइडर जियोग्राफिकल स्पैन होता है, मतलब ये एरिया के हिसाब से बड़े होते हैं, या तो एक टाउन में हो सकते हैं, एक स्टेट में हो सकते हैं, पूरी कंट्री में हो सकते हैं, या पूरी एक वर्ल्ड के नेटवर्क को भी हम वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। मतलब आजकल का जो इंटरनेट है वो एक वैन है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में है ना, ग्लोबल जो WWW है, सॉरी WWW, तो वो क्या है, वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ओके, अब इसको बनाया क्या जा सकता है, इंटरकनेक्ट्स कनेक्टिंग डिवाइसेस जैसे स्विचेस, मल्टीपल स्विचेस को और मोडेम्स को कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और ये कहता है कि नॉर्मली जो है क्रिएटेड और रन बाय कम्युनिकेशन कंपनीज, ठीक है, ये एक बंदे के थ्रू जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, प्राइवेटली ओन्ड नहीं होता, एक कम्युनिकेशन कंपनी इसको रन करती है। ओके, अब इसने 3 टाइप्स बताई हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, पॉइंट टू पॉइंट है, स्विच वैन्स है और इंटर नेटवर्क है। बहुत सिंपल है ये। पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कोर्स उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो कनेक्शन होगा इसमें, और मतलब एक स्विच से एक ही दूसरा नेटवर्क कनेक्ट होता है, इसमें सिंपल ये है, ठीक है। ये स्विचेस हैं, ये जो इस तरीके जितने में, ये कनेक्टिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं या स्विच भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें सिर्फ एक स्विच एक अगले स्विच से कनेक्टेड होता है। ओके, जो स्विच डिवाइस है इसमें यह होता है कि मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं मल्टीपल स्विचेस के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखें हर स्विच 2 नेटवर्क से कनेक्टेड है, या फिर वो अनदर स्विच से भी कनेक्टेड हो सकता है। तो इसमें बस इतना है और इसमें कोई खास डिटेल नहीं है। इंटर नेटवर्क क्या है कि आप ने 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स लिए, एक वेस्ट कोस्ट ऑफिस था हमारा, एक बिल्कुल दुनिया के एक कोने में था और एक दुनिया के दूसरे कोने में था। हमने क्या किया कि हमने राउटर्स का यूज़ करके अब इन 2 राउटर के दरमियान एक पॉइंट टू पॉइंट वैन है, लेकिन ये जो पूरा हमारा नेटवर्क है इसको हम क्या कह सकते हैं, एक इंटर नेटवर्क कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट लोकेशन पे ऑफिस हमारे थे, उनको हमने राउटर्स का यूज़ करके कनेक्ट किया है, और ये हमारा पूरा क्या बन गया, इंटर नेटवर्क बन गया। ओके, अब स्विचिंग क्या होती है, ये स्विचिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फाइनल्स में भी जो है वो चलता रहता है। अगेन ये सारी चीज़ें रिपीट भी होंगी फाइनल्स में जाके। तो बहरहाल स्विचिंग क्या होती है कि स्विचिंग सिंपली ये होती है कि जब आपके नेटवर्क्स में एक नेटवर्क है आपके पास, उसमें आपके पास 1 2 ये पता नहीं इसको क्या हो 3 4 जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो अब एक ने डाटा भेजा था, अब एक ने डाटा भेजा था 3 को, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा नेटवर्क को कि 3 के पास डाटा लेके जाना है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं स्विचिंग के, सही डिवाइस तक सही जो है डाटा पहुंचाना। ओके, अब स्विचिंग में 2 टाइप की स्विचिंग होती है, एक सर्किट स्विच होती है और एक पैकेट स्विच होती है। सर्किट स्विच में ये होता है कि जब कम्युनिकेशन होनी होती है तो 2 डिवाइसेस के दरमियान एक कम्युनिकेशन पाथ डेडिकेट कर दिया जाता है, एक मखसूस पाथ जो है क्रिएट किया जाता है, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि जब तक ये डेडिकेटेड पाथ क्रिएटेड है, एक मखसूस ड्यूरेशन के लिए, मखसूस टाइम के लिए क्रिएट किया जाता है, तो उतने टाइम तक उन डिवाइसेस से या उस पाथ को कोई और डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकती। जैसे आपकी लैंडलाइन टेलीफोन कॉल्स होती हैं ना, तो वो जब आप एक दफ़ा कॉल मिला लेते हो तो उस टाइम पे उस लाइन को अब कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता, और एक मखसूस टाइम के बाद जब आप हैंग अप करते हो तो वो फिर कनेक्शन जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। पैकेट स्विच में ये होता है कि आपका डाटा जो है वो स्मॉलर पैकेट्स में ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में, और वो डिफरेंट जो है पाथ से ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, लेकिन ठीक टाइम पे पहुँच जाते हैं। आजकल का जो इंटरनेट है वो पैकेट स्विच है, मतलब अगर आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो तो वो लाजमी नहीं कि वो एक ही पाथ से जाएगा, वो डिफरेंट पाथ्स को जो वो चूज़ करके अपनी डेस्टिनेशन तक जाएगा, और एंड पे फिर डिकोड करके पूरा मैसेज जो है दूसरे बंदे को मिल जाएगा। ओके, अब सर्किट स्विच नेटवर्क कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी डिवाइसेस एक स्विच से कनेक्टेड होती हैं, वो स्विच एक दूसरे स्विच से एक दूसरे जगह पे मौजूद नेटवर्क से एक हाई कैपेसिटी लाइन के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे जब एक टेलीफोन लाइन, जैसे आपने एक कॉल मिलाई, इस टेलीफोन 1A को A1 को, ये A1 है और ये 1B है या B1 है, इसको आपने कॉल मिलाई, तो यहाँ से स्विच क्या करेगा, एक डेडिकेटेड पाथ क्रिएट कर देगा। डेडिकेटेड पाथ क्या करेगा कि इन 2 टेलीफोन्स के दरमियान ही इस कॉल को चलाएगा। अब इस दौरान जितने भी लेट्स से कि वो 1 घंटे के लिए वो जो है लाइन डेडिकेट की गई थी, तो वो क्या करेगा कि 1 घंटे तक कोई और टेलीफोन इस लाइन को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये होती है सर्किट स्विचिंग। ओके, पैकेट स्विचिंग में ये होगा कि आप का डाटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है, कोई एक डेडिकेटेड पाथ नहीं होता, ठीक है। तो इसका नुकसान ये है कि हर डिवाइस जो है वो एक टाइम पे डाटा भेजने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड पाथ तो है नहीं, पाथ हमेशा ओपन है, तो
इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फिर आ जाती है क्यू क्या करती है कि आपके सारे पैकेट्स को एक लाइन में खड़ा कर देती है और इस तरीके से फिर हमारी डाटा कम्युनिकेशन होती है। अब जब तक ये क्यू खाली नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर इस डिवाइस ने कोई डाटा भेजा तो वो पैकेट्स में कन्वर्ट हुआ, इस क्यू में आ गया, अब ये क्यू फुल होगी। अब जब तक ये क्यू फुल एम्प्टी नहीं होगी तो कोई और डिवाइस जो है डाटा नहीं भेज सकती। तो सर्किट स्विच और पैकेट में इतना बस डिफरेंस होता है। बाकी उसमें हमारे यहाँ पे स्विचेस कनेक्टेड थे, और जो यहाँ पे हमारी पैकेट स्विच है इसमें हमारे पास राउटर्स को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्विचेस जो है वो छोटे नेटवर्क्स के लिए होते हैं, राउटर्स बड़े नेटवर्क्स के लिए होते हैं। ओके, फाइनली यहाँ पे इंटरनेट आया है। तो इंटरनेट का ये समझ लें कि जो इंटरनेट स्मॉलर आई के साथ है, इसका तो मतलब है कि मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करके हमने जो नेटवर्क बनाया, या ये दो से ज़्यादा नेटवर्क, मतलब अगर आपने दो लैंस को भी कनेक्ट कर दिया है ना आपस में, तो उसको हम इंटरनेट कह सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेट अपर केस के आई के साथ है, वो हमारा जो एक्चुअल इंटरनेट है बड़ा, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, वो इंटरनेट है। और वो इंटरनेट क्या है? कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। पूरी दुनिया से नेटवर्क्स को कनेक्ट करके आपस में हमने एक नेटवर्क बनाया जिसको हमने इंटरनेट कहा है। ओके, लास्ट पे एक्सेसिंग इंटरनेट। के एक्सेसिंग इंटरनेट में सिर्फ ये है कि आपको पता है कि डिफरेंट तरीके से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। डायल अप कनेक्शन है, DSL मोडेम्स, डायल अप कम्युनिकेशन पुराने जो आपके टेलीफोन्स वगैरह होते थे, केबल नेट है जो आपके घर में आता है टीवी वगैरह के लिए, वाईफाई वगैरह है, मोबाइल डाटा है, डिफरेंट तरीके हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के। ओके, लास्ट पे यहाँ पे इंटरनेट काम कैसे करता है, थोड़ी सी फिगर, ये वैसे बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स होती है, बट आपको यहाँ पे एक सिंपल ही इसकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है। होता है क्या है कि सबसे पहले आपके पास बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं जिनको हम बैकबोन्स कहते हैं। बैकबोन्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश किए गए बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। इनको आप ISPs भी कह सकते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये क्या करते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन प्रोवाइडर नेटवर्क्स को। प्रोवाइडर नेटवर्क्स छोटे नेटवर्क्स होते हैं जो कि रीजनल लेवल पे किसी कंट्री में, सिटी में, स्टेट में हो सकते हैं। अब ये जो बैकबोन्स हैं ये प्रोवाइडर नेटवर्क्स को सर्विसेज देती हैं इंटरनेट की, और ये प्रोवाइडर नेटवर्क्स बैकबोन्स को पे करते हैं उन सर्विसेज का। इस तरीके से अब ये जो प्रोवाइडर नेटवर्क्स हैं, इन इससे आगे फिर आपके कस्टमर नेटवर्क्स, यानी कि आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हो, और ये आपके ISPs भी कहलाते हैं, क्योंकि ये आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाद में बाकी इसमें यह है कि कुछ पेयरिंग पॉइंट्स होते हैं। पेयरिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? बहुत कॉम्प्लेक्स स्विचिंग सिस्टम्स होते हैं। स्विचिंग को अभी हमने देखा था कि डाटा सही डिवाइस तक पहुँचे, सही बंदे तक पहुँचे, इस चीज़ को मैनेज करने को हम स्विचिंग कहते हैं। तो ये पेयरिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स स्विचिंग सिस्टम्स होते हैं। ओके, अच्छा, बाकी इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री आ गई इंटरनेट की। वैसे ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी अगर कोई MCQs वगैरह आ जाए तो ये है कि 1960 से पहले जो जितने भी हमारे नेटवर्क, कोई इंटरनेट था ही नहीं। बेसिकली हमारे पास टेलीग्राफ और टेलीफोन नेटवर्क थे जो कि कांस्टेंट रेट कम्युनिकेशन ओनली थी। मतलब उसमें यह है कि एक फ़िक्स्ड लाइन से एक फ़िक्स्ड डाटा रेट पे ही आप कम्युनिकेशन कर सकते थे। उसके बाद फिर 1969 में ARPANET आया जो कि एक पैकेट स्विच नेट था, और इसकी फुल फॉर्म अगर आपको देखनी तो आप गूगल कर सकते हैं, बट इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसके बाद 1983 में फिर आपकी जो TCP/IP प्रोटोकॉल है जो आज हम यूज़ करते हैं, इसकी बर्थ हुई थी। दैन मिलनेट है जो कि मिलिट्री के लिए बनाया गया था। CS नेट है जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और लैब्स वगैरह जो कि ARPANET को एक्सेस नहीं कर सकती थी उनके लिए बनाया गया था। NSF नेट है जो कि ARPANET जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये जो तीन हैं ये बेसिकली इसी से ही इनकी ओरिजिनेट हुआ है। मतलब इसी जिस बेस पे ये काम करता था उसी बेस पे ये भी काम करते थे। एंड देन लास्टली इंटरनेट टुडे जो कि आजकल का हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वो इंटरनेट है। अब इनकी कोई इतनी डेट्स वगैरह ख़ास याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए था। ओके, लास्ट है इंटरनेट को जो है एडमिनिस्टर करना और उसके स्टैंडर्ड्स बनाना, वो कैसे बनाए जाते हैं, तो उसको हम एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पे एक इंटरनेट ड्राफ्ट आपको नजर। इंटरनेट ड्राफ्ट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है कि वर्किंग डॉक्यूमेंट जिस पे भी काम हो रहा होता है, ठीक है। तो वो या तो एक्सपेरिमेंटल हो सकता है या इन्फॉर्मेशनल हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल होगा मतलब किसी मखसूस एक्सपेरिमेंट के लिए किस टाइम के लिए बनाया गया होगा, और वो डायरेक्टली उसके बाद हिस्टोरिक भी हो जाता है, मतलब हो सकता है कि वो आउटडेटेड भी हो जाए। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इंटरनेट ड्राफ्ट, प्रपोज स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स हैं बस। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं, कुछ रूल्स लिखे गए हैं कि इंटरनेट कैसे चलेगा, किस तरीके से वर्क करेगा। अब इंटरनेट ड्राफ्ट क्या होता है कि कुछ अरसे बाद प्रपोज स्टैंडर्ड बनता है। प्रपोज स्टैंडर्ड क्या होता है कि कुछ 6 मंथ्स या जितने भी टाइम बाद एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बन जाता है। ड्राफ्ट स्टैंडर्ड क्या होता है? कुछ महीने बाद
एक इंटरनेट स्टैंडर्ड बन जाता है, और इंटरनेट स्टैंडर्ड फिर हो सकता है कि हिस्टोरिक बन जाए। हिस्टोरिक का मतलब ये है कि वो आउटडेटेड हो जाए, पुराना हो जाए। अब यहाँ पे फिर ये भी होता है कि जो प्रपोज स्टैंडर्ड है वो हो सकता है इन स्टेप्स से गुजरने के बजाय डायरेक्टली ही स्टोरेज मतलब पुराना हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, या ड्राफ्ट स्टैंडर्ड जो है वो डायरेक्टली यहाँ से स्टोरेज हो सकता है, और इंटरनेट स्टैंडर्ड भी स्टोरेज हो सकता है। इसमें कुछ खास इतनी बताई, बस ये बताए हुए है कि जो रूल्स वगैरह स्टैंडर्ड्स बनते हैं इंटरनेट के, वो किस सीक्वेंस में किस हिसाब से बनते हैं। ये भी कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लें तो अच्छा है, अदरवाइज़ कोई इतना मसला नहीं। लास्ट पे इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो की कैसे जाती है। तो आपके पास एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंटरनेट सोसाइटी आईसॉक। ये मिल के काम करती है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड से। ये आईएबी क्या है, अगेन एक इंस्टीट्यूट है जिसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, एक आईआरटीएफ है और एक आईईटीएफ है। आईआरटीएफ इज़ इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स और आईईटीएफ है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब ये दो जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं बेसिकली कि अपने अपने कुछ इनके काम्स हैं कि ये लोग रिसर्च करते हैं, ये लोग इंजीनियरिंग के जितने भी टास्क हैं उनको मैनेज करते हैं। और ये मैनेज कैसे, जो आईआरटीएफ है ये कैसे मैनेज किया जाता है, IRSG यानी इंटरनेट रिसर्च स्टीयरिंग ग्रुप। ये एक ग्रुप है, एक कंपनी बोल लें जो भी है, इसके ज़रिए इसको मैनेज किया जाता है। और जो इंजीनियरिंग के टास्क हैं उनको कौन मैनेज करता है, ऑफ कोर्स इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप। अब ये जो IRSG है इसके नीचे मज़ीद रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, और जो IESG है इसके नीचे मल्टीपल एरियाज़ होते हैं, और मल्टीपल एरियाज़ में फिर वर्क ग्रुप्स होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। MCQs वगैरह में आ जाए तो आप कर सकते हैं, बहरहाल ये इतनी कोई ख़ास है नहीं। इसमें बस ये बताया कि इंटरनेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस हिसाब से होती है। अब यहाँ पे तो ऑफ कोर्स ये फिगर बहुत सिंपल सी बताई है, बट इतना सिंपल नहीं होता, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एंड दैट्स इट।